जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग 1857 की क्रांति का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। राइट बच्चों, जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पर हमने सारी चीजों को पढ़ लिया था कि भाई कौन कौन से कारण थे, कॉजेज क्या क्या थे 1857 की क्रांति के। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बेसिकली 5 कारण थे और उन्हीं 5 कारणों की वजह से जो है 1857 की क्रांति हुई थी। राइट बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि भारत में, जो हमारा प्यारा भारत है, वहां पर कहां कहां पर जो है ये विद्रोह हुआ, वहां पर कौन कौन से लीडर्स निकले और वहां पर जो है किन किन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो है उनको कहना उस विद्रोह को दबाया। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में बेसिकली जो मेन सेंटर्स थे विद्रोह के, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ मिलेगी, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉजेस पढ़ लिए, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंपैक्ट क्या क्या थे यहाँ पे, है ना, कौन कौन से एरिया पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, उनके बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। डिटेल में टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या है यहां पर? तो ध्यान से इस चीज को देखिएगा। मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट एंड द रेबल लीडर्स, यानी कि विद्रोह के मेन केंद्र कौन कौन से थे और वहां पर जो विद्रोही नेता कौन कौन से थे उनके बारे में हम लोग जानेंगे। यहां पर आपको 4 कॉलम दिखेंगे। पहला है सेंटर, यानी कि शहर का नाम। दूसरा है रेबेलियस लीडर्स, यानी कि विद्रोही नेता। नेक्स्ट है डेट ऑफ रिवोल्ट, यानी कि विद्रोह की तारीख क्या थी। और नेक्स्ट है ब्रिटिश कमांडर, कि वहां पर कौन से ब्रिटिश कमांडर्स ने जाकर जो है चीजों को हैंडल किया ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो सबसे पहले दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में लीडर कौन थे? जनरल बख्त खां, जनरल बख्त खां। और तारीख क्या है? 11 मई 1857। और यहां पर कौन से ब्रिटिश कमांडर थे? तो एक तो था निकोलसन और एक था हडसन। राइट। दूसरा आता है लखनऊ, लखनऊ यानी कि उस टाइम पर क्या बोलते थे? अवध। यहां पर कौन थे लीडर? बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला। तारीख है 4 जून 1857। और यहां पर ब्रिटिश कमिश्नर थे कॉलिन कैम्पबेल और हेनरी लॉरेंस, कॉलिन कैम्पबेल और हेनरी लॉरेंस। ध्यान रखिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अवध के अंदर ब्रिटिश कमिश्नर कौन था, तो इन दोनों में से एक नाम होगा, है ना। तो इस तरह से आपको चीजों को याद करना है। उसके बाद अगला आता है बच्चों झांसी या ग्वालियर, झांसी और ग्वालियर। यहां पर थी रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया तोपे। और तारीख थी रिवोल्ट की 4 जून 1857 और ब्रिटिश कमांडर थे ह्यूज रॉस। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों कानपुर, कानपुर की बात करें तो यहां पर थे नाना साहेब, तांतिया तोपे और अजीमुल्ला खान। नाना साहेब, तांतिया तोपे और अजीमुल्ला खान। 5 जून 1857 को यहां पर जो है क्रांति शुरू हुई और ब्रिटिश कमिश्नर थे जनरल हैवलॉक और कॉलिन कैंपबेल, जनरल हैवलॉक और कॉलिन कैंपबेल। राइट बच्चों, 4 तो ये हो गए। 4 और हैं जो आपको याद करने हैं। तो एक तो है इलाहाबाद, इलाहाबाद यहां पर कौन थे? लियाकत अली। तारीख है 6 जून 1857 और ब्रिटिश कमिश्नर थे जेम्स नील। क्या नाम था? जेम्स नील। नेक्स्ट है फैजाबाद, फैजाबाद दैट इज इन यूपी। और यहां पर जो लीडर थे उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। और जून 1857 में यहां पर विद्रोह की शुरुआत हुई और ब्रिटिश कमिश्नर थे जेम्स नील। उसके बाद जगदीशपुर आरा, आरा ये बिहार में जगह है बच्चों, ठीक है, आरा बिहार, जगदीशपुर। तो यहां पर थे बाबा कुंवर सिंह और अमर सिंह, बाबा कुंवर सिंह और अमर सिंह। 12 जून 1857 को क्रांति शुरू हुई और यहां पर ब्रिटिश कमिश्नर थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर, है ना, विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर। उसके बाद नेक्स्ट है बरेली, लास्ट है बरेली। और यहां पर जो लीडर थे वो थे खान बहादुर खान। और जून 1857 में रिवॉल्ट शुरू हुआ और यहां पर कमिश्नर कौन थे? विंसेंट आयर। कौन था? विंसेंट आयर। ठीक है बच्चों, चलिए आपको बता दूं 4 तो ये हो गए और 4 ये हो गए। ठीक है, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, जगदीशपुर और बरेली। इन चारों को, इन 8 को हमें एक एक करके डिस्कस करना है। ठीक है, अब एक एक करके यहां की जो डिटेल्स है हम उनके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दिल्ली और बहादुर शाह जफर के बारे में। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो, मैं हल्का सा अगर आपको ब्रीफ बताऊं तो याद होगा जो तत्कालीन कारण था वो क्या था? चर्बी वाला कारतूस, यही था, चर्बी वाला कारतूस,
है ना। कौन सी राइफल आई थी, ब्राउन बेस राइफल को हटा के इनफील्ड राइफल को लाया गया था। इनफील्ड राइफल का जो गोली थी उससे कारतूस के अंदर क्या था, गाय और सुअर की चर्बी थी, राइट, याद होगा। सिपाहियों ने विद्रोह किया, मंगल पांडे को फांसी हुई, फिर मेरठ छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह किया और मेरठ छावनी के सिपाही जो है कहां पहुंच गए थे, दिल्ली पहुंच गए थे। किससे मिलने के लिए, बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए। अब इनसे मिलके क्या हुआ क्या नहीं, अभी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप पहले प्रीवियस जो लेक्चर है उसको जरूर पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो सके। तो बच्चों हुआ क्या, मेरठ छावनी के सिपाही कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे मेरठ में विद्रोह करने के बाद, और सीधा वो कहां पहुंचे, लाल किला। कहां पहुंचे, रेड फोर्ट, लाल किला पहुंचे। किससे मिलने के लिए, बहादुर शाह जफर। ये कौन था, ये मुगल शासक था बच्चों। कौन था, मुगल शासक था, राइट। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली अब गढ़ बन चुका था विद्रोहियों का, दिल्ली गढ़ बन चुका था, राइट। ये बेसिकली क्या चाह रहे थे कि भाई जो बहादुर शाह जफर है ना, ये हमारे क्या बने, लीडर बने। अब जिस दिन ये सुबह पहुंचे मेरठ, वो महीना चल रहा था रमजान का, रमजान का महीना चल रहा था। बहादुर शाह जफर जो है सुबह सुबह उठे, उन्होंने पूजा जो भी वो प्रेयर करते हैं वो प्रेयर की। तो जैसे ही वो बाहर निकले बैल्कनी में, तो देखा लाल किले के चारों ओर जो है ना सिपाही खड़े हुए, उन्होंने घेर रखा है। कौन से सिपाही थे, जो मेरठ से आए थे, जो बंगाल आर्मी के सिपाही थे, उन्होंने घेर रखा था। क्यों, क्योंकि वो राजा से मिलने आए थे, नवाब से मिलने आए थे कि भैया बंगाल के अंदर, मेरठ के अंदर ऐसे ऐसे कांड हो गया है और आप अब हमारे लीडर बनिए, आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें अपना सपोर्ट दीजिए। इसके लिए ये लोग कहां पहुंच गए थे, लाल किला पहुंच गए थे। किससे मिलने के लिए, तो बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए। ठीक है बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको जीनत महल के बारे में भी पता होना चाहिए बच्चों। जीनत महल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जीनत महल जो है ये बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। वही बहादुर शाह जफर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी क्या थी, उनकी पत्नी थी। क्लियर है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब 1857 की क्रांति चल रही थी ना, 1857 की क्रांति चल रही थी, तब इन्होंने अपने बेटे को बचाया। ठीक है, तब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमला कर दिया था इनके ऊपर, ठीक है, तो तब इन्होंने अपने बेटे को बचाया। ठीक है, उसके बाद हालांकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि भाई 1857 की क्रांति के बाद ना मुगलों का राजपाट खत्म कर दिया गया था, है ना। मुगलों का राजपाट खत्म कर दिया, बोले अब से तुम्हारे यहां पर कोई भी जो है ना गद्दी गुद्दी पे नहीं बैठेगा। और जो जीनत महल थी, इनको इनके पति के साथ, बहादुर शाह जफर के साथ कहां भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, जो कि कहां पर है, बर्मा, बर्मा यानी कि म्यांमार। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, वहां पर भेज दिया था। ये कहानी में वैसे आएगा, पर अभी आप इतना जान लो कि बहादुर शाह जफर ने लीडरशिप दिखाई थी। उसके बाद जो है एक ब्रिटिश अधिकारी था हडसन, उसने गिरफ्तार कर लिया था बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर के खिलाफ फिर ब्रिटिश कोर्ट के अंदर केस चला और वहां पर इनको सजा सुनाई गई और इनको इनकी पत्नी के साथ कहां भेज दिया, रंगून बर्मा जेल में भेज दिया था। और जीनत महल की वहीं पर जो है डेथ हो गई थी बर्मा में। कब हुई थी, तो जुलाई 1886 में। ठीक है, तो बस मेन जीनत महल के बारे में आपको इतना ही जानना है। हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं बच्चों। ठीक है, तो हुआ क्या, जब वो सिपाही आए और बहादुर शाह जफर से मिले कि भी ऐसे ऐसे बात है, सारा किस्सा बताया, तो उन्होंने क्या किया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जो बहादुर शाह जफर थे, क्योंकि वो भी परेशान थे ब्रिटिशर्स से, क्योंकि उनको भी क्या मिल रही थी, उनको भी सिर्फ पेंशन ही मिल रही थी। तो उनको लगा कि नहीं यार, ये बिल्कुल सही मौका है ब्रिटिशर्स से बदला लेने का। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टोकन दिया, कह सकते हो ना, एक हामी भरने के लिए कि हाँ हाँ भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तो एक नजर दी, नजर नजर आप कह सकते हो। जैसे आप घर में किसी के घर पे जाते हैं तो वहां से हमें मिलता है ना, वो खर्ची मिलती है, तो उस टाइप से खर्ची दी। तो दैट वाज नजर कि हाँ भी ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, डोंट वरी, राइट। अब ये जो विद्रोह था, ये बेसिकली कौन इसको लीड कर रहा था, बंगाल आर्मी। बंगाल, क्योंकि बंगाल तो सारा बैरकपुर से ही हुआ था ना, है ना, जब मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो बंगाल आर्मी जो है इसको क्या कर रही थी, लीड कर रही थी, लेकिन इनके पास कोई लीडर नहीं था बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया, जो जनरल बख्त खां था, बहादुर शाह जफर से मिले और उन्होंने क्या किया, जनरल बख्त खां को बुलाया। कहां से, बरेली से, बरेली से बुलवाया कि भैया इनकी लीडरशिप करो। क्योंकि भाई बहादुर शाह जफर तो बुजुर्ग है, वो तो ना, वो कैसे लड़ेगा, राइट, वो कैसे लीडरशिप करेगा। तो लीडर तो वही है बहादुर शाह जफर, लेकिन उसने आगे एक सब लीडर बना दिया। इसका नाम क्या था, जनरल बख्त खां, जो कि कहां से आए थे, बरेली से दिल्ली आ गए। जैसे ही इसकी सूचना ब्रिटिशर्स को पता लगी, एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसका नाम था कैप्टन जॉन लॉरेंस। क्या नाम था, कैप्टन जॉन लॉरेंस। जैसे ही इसको पता चला कि भाई ऐसे ऐसे करके दिल्ली में जो है ना सिपाही इकट्ठा हो गए, बंगाल से आ गए हैं, जनरल बख्त खां भी आ गया बरेली से दिल्ली, तो इन्होंने तुरंत क्या किया, इन्होंने तुरंत अपनी आर्मी बुलवाई दिल्ली के अंदर। कहां से, पंजाब से, स्पेशल पंजाब से इन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी को बुलाया, ताकि भैया दिल्ली इनके हाथ से ना निकल सके।
राइट बच्चों। उसके बाद मीनवाइल क्या हुआ, जो रेबल्स थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने दिल्ली के उत्तरी जो दिल्ली था वहां पर बहुत बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया। दरियागंज, कश्मीरी गेट, है ना, ये जो एरिया थे इनके ऊपर जो है विद्रोहियों ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इवन इवन एक ना दिल्ली में स्टोर रूम था जहां पर अंग्रेजों के हथियार रखे होते थे, उसको बोलते थे बेल ऑफ आर्म्स। क्या बोलते थे? बेल ऑफ आर्म्स, ये बोलते थे। इसको भी जो है ना, इसको भी उड़ा दिया, इसको भी बम से उड़ा दिया इन्होंने। ठीक है, और बेल ऑफ आर्म्स किसका था? ब्रिटिशर्स का। उड़ाया किसने? विद्रोहियों ने। अब आप इमेजिन करके चलिए, जब आप कहानी को सुन रहे हैं ना, आप इमेजिन करके चलिए, आंखें बंद करके, कि देखो क्या क्या चल रहा है वहां पे, है ना। ब्रिटिशर्स पूरी कोशिश करेंगे अब दिल्ली के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन विद्रोही जो है वो मानेंगे नहीं, वो और बवाल करते चले जाएंगे। अब आंखें बंद करके बस कहानी को सुनते चलिए, आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक के अंदर। 8 जून की अगर मैं बात करूं, 8 जून को लड़ाई हुई भाई। अब किसके बीच में? कैप्टन जॉन लॉरेंस, वो और विद्रोहियों के बीच में, जो रेबल आर्मी थी उनके बीच में। कैप्टन जॉन लॉरेंस स्पेशल आर्मी बुलाई पंजाब से, जो आई थी दिल्ली फील्ड फोर्स। क्या नाम था? दिल्ली फील्ड फोर्स। और दूसरी तरफ विद्रोही जो आर्मी थी वो थी, और उनका आपस में युद्ध हुआ। और फाइनली क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने इसको जीता, और जो उत्तरी जो दिल्ली था, जिन जिन एरियो पे कब्जा कर रखा था विद्रोहियों ने, ठीक है, उन सब एरियो पे, उन सब एरिया पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया? वापिस से कब्जा कर लिया। राइट। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया? दिल्ली में एक पहाड़ी ढूंढी, वहां पर जैसे तैसे उन्होंने जो है ना गर्मी का मौसम तो निकाला कि भाई धीरे, और मतलब वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने जो जो एरिया उन्होंने खोए हैं अब उनके ऊपर वो क्या करने वाले हैं? कब्जा करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? और उसके बाद जब इस पूरे एरिया पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, तो जो विद्रोही जो आर्मी वाले थे, जो बंगाल से आए हुए थे, वो दोबारा उस एरिया पे कब्जा नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, एक बार किया था, लेकिन बाद में फिर ब्रिटिशर्स ने वापसी जो है उन सारे एरियाज पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? जो कैप्टन जॉन लॉरेंस था, कैप्टन जॉन लॉरेंस ने क्या किया उसके बाद? जहां जहां पर जो विद्रोही थे, जो रेबल्स थे, जहां जहां पर वो टिके हुए थे, हर जगह क्या किए? बम फेंके हर जगह। जहां पता चलता अच्छा वहां पे विद्रोहियों का ग्रुप है, दो भाई बम यहां पर है, चलो भाई दो भाई फेंको भाई बम। यानी कि धीरे धीरे करके जो कैप्टन जॉन लॉरेंस ने क्या किया? पूरी दिल्ली से विद्रोहियों को निकाल दिया। राइट। और फाइनली हम कह सकते हैं कि पूरी दिल्ली को दोबारा रिकैप्चर कब कर लिया? पूरी दिल्ली को, यानी कि दोबारा से पुनर्कब्जा कब कर लिया? तो 20 सितंबर 1857 को, 20 सितंबर 1857 को ब्रिटिशर्स ने पूरी दिल्ली पर क्या कर लिया? दोबारा से कब्जा कर लिया। ठीक है बच्चों, आई गेस सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी दिल्ली की कहानी के बारे में। अच्छा, आप लोगों ने मिर्जा गालिब का नाम सुना होगा। मिर्जा गालिब बहुत ही मशहूर पोएट हैं, राइट, बहुत ही मशहूर पोएट है, शायर हैं। अब ये उस टाइम पर जिंदा थे, ये इन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा, उस टाइम पर क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। इन्होंने अपनी एक डायरी थी, एक इनकी किताब थी, इसका नाम था दस्तंबू। क्या नाम था? दस्तंबू। दस्तंबू का मतलब होता है बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। तो दस्तंबू नाम की बुक के अंदर उस टाइम पर जो भी हुआ था ना, जो भी हुआ था, इन्होंने उसके अंदर मेंशन किया है कि भाई कैसे कैसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो आम लोग थे उनको क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ी, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने इस बुक के अंदर लिखी हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, दस्तंबू कई बार एग्जाम में आ जाती है। और ये उस टाइम पर दिल्ली में कहां रह रहे थे? तो दिल्ली में एक एरिया है बल्लीमरण, बल्लीमरण नाम की एक एरिया था पुरानी दिल्ली के अंदर, वहां पर उस टाइम पर रहते थे मिर्जा गालिब। ठीक है बच्चों, चलिए, तो दिल्ली के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कानपुर और नाना साहेब के बारे में। कानपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाना साहेब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो मराठा में हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था। और इनको कहां भेज दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा? कानपुर में भेजा गया था। राइट। अब नाना साहेब भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर गुस्सा तो थे ब्रिटिशर्स से। अब इनको भी क्या मिल गया? अब इनको भी मौका मिल चुका है ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने का। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों कानपुर के बारे में। ठीक है, कानपुर की बात करें बच्चों तो नाना साहेब जो थे वो बाजीराव सेकंड जो पेशवा थे, है ना, जो आखिरी पेशवा थे, उनके गोद लिए हुए बेटे थे नाना साहेब। ठीक है, जिन्होंने कानपुर के अंदर जो है इस रिवोल्ट को, इस विद्रोह को आगे बढ़ाया है। क्वेश्चन पूछ ले कानपुर में विद्रोह के लीडर कौन थे, तो जवाब होगा नाना साहेब। ठीक है, उसके बाद नाना साहेब ने क्या किया? नाना साहेब ने कानपुर से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। राइट। कैसे निकाल दिया? जो सिपाही थे इनके साथ, उनकी सहायता से, वो जो सिपाही थे विद्रोही, उनकी सहायता से। राइट। और खुद को क्या बोल दिया? बोले अब से मैं हूं पेशवा। मैं क्या हूं? मैं हूं पेशवा। और पूरा जो कानपुर है उसके ऊपर कंट्रोल करने लग गए अपने सिपाहियों की सहायता से।
ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब ब्रिटिशर्स की नजरों में तो चढ़ गया, बोले अच्छा जी, बोले इतने टाइम से हम तुम्हें पेंशन दे रहे थे, अब जैसे ही सिपाहियों ने विद्रोह का कर दिया, अब बहती गंगा में तुम भी हाथ धो रहे हो। बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं। ब्रिटिशर्स कहते देख रहे हैं, तेरे को बदला तो लेंगे अभी हम। अब हुआ क्या इसके बाद, जो नाना साहेब थे वो बहादुर शाह जफर की रिस्पेक्ट करते थे, और इवन इन्होंने बहादुर शाह जफर को कहा कि भैया बहादुर शाह जफर तो क्या है, बादशाह ए हिंदुस्तान, क्या है, बादशाह हिंदुस्तान, बादशाह ए हिंदुस्तान। और इन्होंने खुद को गवर्नर घोषित कर दिया कानपुर का। बोले जी बहादुर शाह जफर बादशाह हिंदुस्तान है, और मैं कानपुर का क्या हूं, मैं गवर्नर हूं, मैं सूबेदार हूं अब से कानपुर का। राइट। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नाना साहेब के एक ना लॉयल सर्वेंट थे जिनका नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे बेसिकली ये रानी लक्ष्मीबाई के भी कहना एसोसिएट थे। तो तात्या टोपे ने ही कह सकते हो कि नाना साहेब की जो आर्मी है उसको लीड किया था, उन्होंने ही डिसाइड किया कैसे क्या करना है। ठीक है, तात्या टोपे की बात करें, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनका असली नाम क्या था। तो इनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग। और ये बेसिकली देशाष्ट्र ब्राह्मण फैमिली, मराठी एक ब्राह्मण फैमिली थी देशाष्ट्र, वहां पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इन्होंने खुद को टोपे या फिर हम कह सकते हैं कमांडर, टोपे का मतलब होगा कमांडर, कमांडर की उपाधि इन्होंने खुद को दी थी। और बेसिकली बहुत ही कह सकते हो ना एक्सीलेंट सोल्जर थे, है ना। इनका जो है कह सकते हो आर्मी के अंदर इनकी जो युद्ध नीति थी वो बड़ी ही जबरदस्त थी। तो बेसिकली तात्या टोपे किसके लिए काम कर रहे थे, नाना साहेब के लिए काम कर रहे थे। उसके बाद उन्हीं दिनों में एक और बंदा था कानपुर के अंदर, जिसका नाम था अजीमुल्ला। क्या नाम था, अजीमुल्ला। ये भी नाना साहेब के दोस्त थे, ये भी नाना साहब के दोस्त थे। और इन्होंने भी क्या किया, जो रेबेलियन आर्मी थी, जो विद्रोही सेना थी, उनको भी क्या किया, गाइड किया कि भी आगे तुम ये कर लो, आगे तुम ऐसा करो, आगे तुम ये करना। तो अजीमुल्ला का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कानपुर के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, कानपुर के अंदर ब्रिटिश कमांडर ह्यूज व्हीलर ये पहुंच गया कानपुर। ठीक है, इसने क्या किया, इसने भैया फिर करी तबाही, इसने मचाया वहां पे वायलेंस। राइट, इसने कहा भैया कानपुर जिसके ऊपर जो नाना साहब ने कब्जा कर लिया है, ठीक है, अब पूरे पूरे एरिया को हमें क्या करना है, वापसी करना है। राइट, तो कानपुर के अंदर एक तरफ थे ह्यूज व्हीलर और दूसरी तरफ थे नाना साहेब। नाना साहेब के अंडर कौन लड़ रहे थे, तात्या टोपे। इनका आपस में क्या हुआ, इनका आपस में युद्ध हुआ। क्या हुआ, इनका आपस में युद्ध हुआ यहां पर। और बेसिकली यहां पर हार किसकी हुई, नाना साहेब की। किसकी हार हुई, नाना साहेब की। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कानपुर को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। अब बच्चों यहां पर ना नाना साहेब ने दो घटनाएं हुई जिसके बाद से नाना साहेब की जो इमेज थी ना वो पूरी तरह से धूलित हो चुकी थी। दो घटनाएं घटी हैं उस टाइम पर जब ये युद्ध चल रहा है ना कानपुर के अंदर। दो घटनाएं घटी जिसके बाद नाना साहेब की जो इमेज थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। दो घटनाएं कौन कौन सी हैं भाई, एक तो था सती चोरा घाट की घटना, सती चोरा घाट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक हम आगे पढ़ेंगे बीबी घर का हत्याकांड। तो ये दो घटनाएं हुई थी। सबसे पहले हम सती चोरा घाट के बारे में पढ़ते हैं कि यहां पर हुआ क्या था कि भाई नाना साहब की इतनी जो है ना इमेज धूल धूल हो गई थी। तो हुआ क्या, कानपुर पर जब कब्जा किया जा रहा था, कानपुर पर जब कब्जा किया जा रहा था तो वहां पर एक बहुत ही ब्रूटल एपिसोड हुआ, वहां पर एक बहुत ही भयानक हत्याकांड हुआ जहां पर बहुत सारे जो यूरोपियंस थे वो मारे गए, जो बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो मारे गए। हुआ क्या, अब ना एक बिल्डिंग थी, ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे ब्रिटिशर्स रहते थे, बहुत सारे ब्रिटिशर्स रहते थे। अब मैं ये बात बता रहा हूं 1857 से क्रांति की पहले की बात। ठीक है, तो एक पूरी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे ब्रिटिशर्स रहते थे। इस बिल्डिंग की रक्षा करता था कौन, नाना साहेब। नाना साहेब इस बिल्डिंग की रक्षा करते थे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 1857 की क्रांति हो गई है ना, और खुद को पेशवा घोषित कर दिया नाना साहेब ने, और अंग्रेजों के साथ जो है ना पूरा क्या चल रहा है, बवाल चल रहा है। तो नाना साहेब ने क्या किया, नाना साहेब ने इस बिल्डिंग पे अटैक करवा दिया। अपना ऑर्डर दे दिया कि भैया इस बिल्डिंग पे अटैक करो। अब ब्रिटिशर्स इस बात से नाराज हुए, बोले अच्छा जी हमारे पैसा लेके हम ही पे हमला कर दिया है। अब कहा यह भी जाता है कि भी जो विद्रोही सिपाही थे उन्होंने प्रेशर डाला नाना साहब के ऊपर कि भाई नहीं जी आप इसके ऊपर हमला करो, इसके अंदर तो ब्रिटिश फैमिलीज हैं, इनके ऊपर हमला करो आप। लेकिन जैसे तैसे हुआ क्या, वो जो यूरोपियंस थे ना उस बिल्डिंग से बचकर भाग निकले। और एक था सती चोरा घाट, क्या था, सती चोरा घाट, वहां से जो है निकलकर ये भागने लगे। सती चोरा घाट पर एक शिप खड़ा था, एक जहाज खड़ा था, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स को दूर लेके जाने वाला था। इस शिप के अंदर, इस जहाज के अंदर लोग आके बैठने लग गए। ठीक है, अब ये शिप भर गया भैया,
ठीक है, और ये घाट है, ठीक है, ये शिप है, और लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, लोग इसके अंदर चढ़ते जा रहे हैं ब्रिटिशर्स। सती चोरा घाट की मैं आपको बात बता रहा हूं। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, नाना साहब ने ऑर्डर दे दिया था कि भैया जितने भी ब्रिटिश उनको मारो। तो नाना साहब की सैन्य के पीछे पीछे भागी सती घाट की तरफ, और वहां पर हुआ क्या, 300 ब्रिटिशर्स को मार दिया गया, जिसमें आदमी भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थी, उन सबको गोली मार दिया गया। अच्छा, कई लोग जान बचाने के लिए नदी में कूद गए, कई लोग जान बचाने के लिए क्या किया, नदी में कूद गए, सिर्फ वही बच पाए भैया। इसी बात से ब्रिटिशर्स जो है वो क्या थे, नाराज थे कि तुमने विद्रोही सिपाहियों के प्रेशर में आकर तुमने हमारे लोगों को मारा है। एक तो ये घटना हुई थी बच्चों। उसके बाद एक और घटना हुई, वो थी बीबी घर हत्याकांड, बीबी घर मैस्करे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी घटना है जिससे नाना साहब की इमेज जो है धूलित हुई। अब इसके अंदर क्या हुआ था, जितने बंदे जो वो घाट से बचे, है ना, चोरा घाट, सती चोरा घाट से जितने बंदे बचे, अब वो क्या कर रहे थे, वो कानपुर में एक जगह थी बीबी घर, वहां उसके अंदर रह रहे थे जितने भी लोग वहां से बचे। वो कानपुर के अंदर बीबी घर नाम की जगह थी, ठीक है, बिल्डिंग थी, उसके अंदर ये रह रहे थे। ठीक है, बीबी घर को कहा जाता था द हाउस ऑफ लेडीज, द हाउस ऑफ लेडीज, राइट। अब हुआ क्या, यहां पर जो विद्रोही थे ना, उन्होंने ब्रिटिश महिलाओं को बंदी बना रखा था, ब्रिटिश महिलाओं को क्या कर रखा था, यहां पे बंदी बना रखा था, राइट, जहां पर इनके बच्चे भी थे, सब कुछ थे। उसके बाद क्या हुआ, अब एक इंपॉर्टेंट बात एक और है यहां पर देखने वाली, कि बीबी घर की घटना के लिए क्या, कौन जिम्मेदार है। बेसिकली हम देख तो रहे, वहां से निकल कर आए, अब यहां पे बंदी हो चुके हैं। अब इलाहाबाद की उसी टाइम पे क्या हुआ, मीनवाइल उसी टाइम पे इलाहाबाद के अंदर भी एक हत्याकांड हुआ। ठीक है, हत्याकांड हुआ किसके द्वारा, जनरल हैवलॉक और जनरल जेम्स नील। इमेजिन करो, एक तरफ कानपुर है, एक तरफ इलाहाबाद है। कानपुर के अंदर नाना साहब की सेना ब्रिटिशर्स के ऊपर अत्याचार कर रही है, उन्हें गोलियां मार रही है, लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, उनको बंदी बनाया गया बीबी घर में। उसी टाइम पर इलाहाबाद के अंदर जनरल हैवलॉक और जेम्स नील ने क्या किया, वहां के लोगों को मारना शुरू कर दिया, लोकल लोगों को, राइट। तो उनको इलाहाबाद के ऊपर कब्जा करके फिर वो कहां पहुंच गए, कानपुर पहुंच गए। बदले में अब ये बात पता चली नाना साहब को कि भाई जो है ना, इलाहाबाद के अंदर ऐसे ऐसे हत्याकांड हुआ है। तो बदले में नाना साहब ने क्या किया, बीबी घर के अंदर जितने भी जो यूरोपियंस थे, ऑर्डर पास कर दिया, उनको मार दो, महिलाएं बच्चों उनको सबको मार दो। लगभग 200 की संख्या में लोग थे वहां पर, और उन सबको क्या किया, मार दिया गया। और बीबी घर के साइड में कुआं था, सारी के सारी डेड बॉडी, सारी के सारे जो शव थे, वो उस कुएं के अंदर फेंक दिए। वो कुआं आज भी है, अगर आप बीबी घर में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा ये साइट ऑफ 1857 रेबेलियन, वहां पर बकायदा लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा यहां पर हुआ था। तो समझ गए बीबी घर की घटना क्या थी। तो वो घाट वाली घटना, बेबी घर की घटना, दोनों कनेक्टेड थी। क्यों, क्योंकि उधर से इलाहाबाद के अंदर भी हत्याकांड हो चुका था, हैवलॉक और जेम्स नील ने कर दिया था। तो आई होप ये दोनों की दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी भाई, बीबी घर की घटना। ठीक है, तो कानपुर वाला एपिसोड है जो हमारा यहां पर खत्म होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों अगले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर हैं, वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सबने सुना है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही सुना होता है। आज हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि क्या क्या हुआ था। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो है ना, वो 1857 की क्रांति में महान लीडरों में से एक मानी गई है, महान लीडर्स में। इनका जब जन्म हुआ था तो इनका नाम रखा गया था मणिकर्णिका, या फिर मनु भी बोल सकते हैं, मणिकर्णिका या मनु। ठीक है, और जन्म हुआ था बनारस में 1828 में। ठीक है, और इनकी शादी हुई थी गंगाधर राव के साथ, गंगाधर राव। और जब इनकी शादी हुई तो उसके बाद उनके बाद इनका एक बेटा हुआ। ठीक है, और जो कि कुछ ही दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, अपने एक मंत्री का बेटा गोद लिया था। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। तो इन्होंने क्या किया, फिर एक मंत्री के बेटे को गोद लिया। उसी टाइम पर क्या था, उसी टाइम पर डलहौजी ने हड़प नीति शुरू कर रखी थी। याद करो, हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि भैया अगर आपके पास संतान में बेटा नहीं होगा तो हम आपके राज्य को क्या करेंगे, हड़प लेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप जो है गद्दी पर बैठे रहें तो संतान में आपके पास क्या होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। तो वहां से ब्रिटिशर्स ने हमला कर दिया, किसके ऊपर, झांसी के ऊपर, राइट। तो ये झांसी वाली कहानी अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से जुड़ जाएगी यहां से। ठीक है, अच्छा, उन्हीं दिनों पे जो सिंधिया थे, सिंधिया बेसिकली अंग्रेजों के समर्थक थे। सिंधिया ने जो है ना हमला कर दिया रानी लक्ष्मीबाई पे, राइट। और बदले में क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बहादुरी से लड़े। और सिंधिया की जो आर्मी थी, जो सिंधिया मराठा सरदार थे ये, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सिंधियास को हरा दिया। किसने हरा दिया, रानी लक्ष्मीबाई ने। और फिर वहां से सिंधिया भाग गए, और सीधा भाग के किसके पास गए, ब्रिटिशर्स के पास गए, और बोले भैया हमें शरण दे दो। और ब्रिटिशर्स ने इनको क्या करी, शरण दे दी।
है ना। रानी लक्ष्मीबाई जी की डेथ हुई थी 18 जून 1858 को, 18 जून 1858 को, और ये वीर गति को प्राप्त हुई थी युद्ध के मैदान में ही, जब इन्होंने आर्मी की ही ड्रेस पहनी हुई थी और जब ये लड़ी रही थी किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई इनको जो अपने इनके साहस के लिए और वीरता के लिए जो है ना, जो विरोधी थे इनके, जो ओपोनेंट्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो भी बहुत तारीफ करते थे रानी लक्ष्मीबाई की कि यार भाई वो बहुत ही खूब तरीके से लड़ी थी उस टाइम पे, राइट। इवन इवन एक ना फेमस पोइम है, खूब लड़ी मर्दानी, है ना। झांसी की रानी एक टाइटल की पोइम है, खूब लड़ी मर्दानी, किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। उनमें इस पोइम के अंदर, इस कविता के अंदर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को समर्पित किया है। क्या नाम है, खूब लड़ी मर्दानी। तो जब भी टाइम लगे इसको सुनिएगा जरूर। ठीक है बच्चों। तो आई होप रानी लक्ष्मीबाई का चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है आरा। आरा, इसको आप जगदीशपुर भी बोल सकते हैं, जगदीशपुर। और ये बेसिकली कहां पर है जगह, तो ये है बच्चों बिहार में। कहां पर है, बिहार में। यहां पर लीडर कौन थे, चौधरी कुंवर सिंह। कौन थे, तो चौधरी कुंवर सिंह। इनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो आरा का जो विद्रोह था वो बेसिकली चौधरी कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के, उन्होंने इसकी लीडरशिप निभाई थी। ठीक है। ये बेसिकली जमींदार थे जो बहुत ही ज्यादा कह सकते हो ना निराश थे, बहुत ज्यादा परेशान थे ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो कृषि की जो नीतियां थी ना, उनकी वजह से ये जमींदार तो रहे ही नहीं, बस नाम के जमींदार रह गए। सारी जमीन सारी जायदाद कौन लेकर चले गए थे, ब्रिटिशर्स ने जो इनके ऊपर कब्जा कर लिया था। इवन इनकी 80 साल की उम्र थी, 80 साल की उम्र में भी इन्होंने क्या किया, मिलिट्री के लिए स्ट्रेटजी बनाई, है ना। मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, मेनली यूपी की बात करें या यूपी के अंदर ही पर्टिकुलरली अवध की बात करें, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी को भेजा और वहां पर इन्होंने एज ए लीडर काम किया। बेसिकली ये बेसिकली पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ गए, वहां पर ब्रिटिश आर्मी से लड़े, राइट। और वहां से हम कह सकते हो ठीक है हार गए, लेकिन लड़े तो थे उस टाइम पे, राइट। इन्होंने बिहार के कुछ बहुत सारे एरियाज को जो है ना ब्रिटिशर्स से फ्री करवा लिया था। इन्होंने कानपुर और लखनऊ में जो विद्रोही लीडर्स थे उनकी मदद की, और अप्रैल 1858 में बेसिकली इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है। इनके बारे में इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों बेगम हजरत महल। अगर आपको याद हो, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बेगम हजरत महल की अगर हम बात करें, तो बेगम हजरत महल जो है वो थी अवध के जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह उनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल। याद है ब्रिटिशर्स ने वाजिद अली शाह को हटा दिया था कि भाई ये तो ढंग से राजपाट नहीं कर पा रहा है, इसको हटा दो। और इसको हटाने के बाद बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे ब्रिजिस कादर को क्या किया, गद्दी पे बिठाया कि अब से ये जो है अवध का क्या होगा, अब से ये क्या होगा, अवध का नवाब होगा, राइट। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने अवध को जो है अपने एरिया में मिला लिया और बोले कि भैया अवध क्या है, बस एक सब्सिडरी है, बस एक सहायक है ब्रिटिशर्स का, राइट। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो बेगम हजरत महल थी उनकी जो जो रिस्पेक्ट थी सोसाइटी के अंदर, जो इज्जत थी, वो और गिरती गई। क्यों, क्योंकि भैया जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस ब्रिजेश कादर को भी क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। और बेगम हजरत महल को धमकाया भी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीजें समाज तो देख ही रहा था, राइट। अब उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला कि बेगम हजरत महल ने क्या किया, विद्रोहियों का साथ दिया। जो आर्मी वाले थे, जो बंगाल आर्मी वाले, जब वो पहुंचे अवध, तो जो है उनका क्या किया, उनका साथ दिया कि भाई इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, ठीक है, ऐसे ऐसे मेरे परिवार को, ऐसे ऐसे मेरे नवाब को हटाया है, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इनकी सेना का युद्ध हुआ ब्रिटिशर्स के साथ और ब्रिटिशर्स को इन्होंने धूल चटा दी। सोचने वाली बात है, इतना तक हो गया कि ब्रिटिशर्स को पनाह लेनी पड़ी एक बिल्डिंग के अंदर, गोमती नदी के किनारे, वहां पर छुपना पड़ा ब्रिटिशर्स को। इतना भयंकर युद्ध हुआ था, राइट। और जब पता चला इनको कि भाई ब्रिटिशर्स यहां पे छुपे हुए हैं, तो इन्होंने क्या करवाया, जो लखनऊ रेजिडेंसी थी, उसको नाम दिया गया था लखनऊ रेजिडेंसी, वहां पर आग लगवा दी विद्रोहियों से। और जब आग लगवाई तो वहां पर एक ब्रिटिश अधिकारी था हेनरी लॉरेंस, ये मर गया। और इसके साथ साथ 18-19 साल के कुछ और सिपाही भी थे, ठीक है, 18-19 साल के कुछ और सिपाही भी थे, जवान सिपाही थे, जवान ब्रिटिश सोल्जर थे, वो भी यहां पर क्या के जिंदा जला दिए गए थे। ठीक है। और फिर उसके बाद लखनऊ पर लगभग 8 महीनों तक कब्जा रहा इनका, लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने वापस क्या किया, वापस लखनऊ को अपने अंडर ले लिया। तो यह घटना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो बेगम हजरत महल थी, ठीक है, इनको जो है ना सिपाहियों ने साथ दिया, जो किसान थे उन्होंने साथ दिया, और मौलवी अहमदुल्ला शाह के जो ताल्लुकदार थे उन्होंने इनका साथ दिया,
राइट। और फाइनली क्या हुआ, मार्च 1858 में सर कॉलिन कैंपबेल इन्होंने लखनऊ पे कब्जा कर लिया। किसकी सहायता से, गुरखा सोल्जर्स की सहायता से, जो गोरखा जो सिपाही थे उनकी सहायता से सर कॉलिन कैंपबेल ने क्या किया था, लखनऊ के ऊपर जो है क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। तो लखनऊ जो है हमारा यहां पे होता है क्लियर। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा बरेली और खान बहादुर खान, बरेली और खान बहादुर, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो खान बहादुर की बात करें तो ये पोते थे किसके, हफीज रहमत खान। किसके पोते थे, हफीज रहमत खान के पोते थे। और हफीज रहमत खान कौन था, रोहिलखंड के एक टाइम पे राजा हुआ करते थे, है ना। रोहिलखंड जो था वहां के एक टाइम पे नवाब हुआ करते थे, उनके पोते थे कौन, खान बहादुर खान। और इन्होंने भी बेसिकली क्या किया, बरेली में पैलर अपनी सरकार खड़ी कर रखी थी। जैसे पूरे इंडिया में ब्रिटिशर की सरकार थी, बरेली में इनकी सरकार थी। और इन्होंने बल्कि 40,000 सिपाहियों की सेना बनाई जो कि ब्रिटिशर्स के साथ क्या की, लड़ी, लेकिन लास्ट में आके हार गए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इनकी सेना ने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया था अब अपने 1857 की क्रांति में। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, इनके बारे में अब हम जानते हैं और इनके बारे में हम पढ़ेंगे फैजाबाद से रिलेट करके। फैजाबाद, भाई ये लीडर थे फैजाबाद के, मौलवी अहमदुल्ला शाह ऑफ फैजाबाद। ये इन्होंने कहां से लीडरशिप दिखाई थी, फैजाबाद यूपी से। हालांकि ये मद्रास में रहते थे और वहीं से जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो अपने कैंपेन चलाते थे अलग अलग, ठीक है, उनका विद्रोह करते थे। लेकिन अब ये लीडरशिप कहां से दिखा रहे थे, फैजाबाद यूपी से। ठीक है, बेसिकली इनको कहा जाता था लाइट हाउस ऑफ रेबेलियन, यानी कि विद्रोह का प्रकाश। इनको क्या कहा जाता था उस टाइम पे, विद्रोह का प्रकाश। और बेसिकली कहां पर, अवध क्षेत्र के अंदर, राइट। इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, मतलब रास्ता दिखाया उनको, है ना। और जो धर्म के नाम पर जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे तो इन्होंने उसका भी विरोध किया पूरा का पूरा सोसाइटी के अंदर, राइट। तो बस मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से बस यही था कि फैजाबाद से कौन लीडर थे, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, राइट बच्चों। तो यहां पर आकर जो है हमारे सारे के सारे जो सेंटर्स थे विद्रोह के वो क्लियर होते हैं। आई होप सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।